हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई। मामले को लेकर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले पर दायर अलग अलग याचिकाओं पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम को बड़ी सौगात दी। दुष्यंत चौटाला ने 11 करोड़ की लागत से बने गुरुग्राम के बंदवाड़ी फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। फ्लाईओवर से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही अब इस फ्लाईओवर से गुरुग्राम से फरीदाबाद का सफर आसान हो गया है। शनिवार को दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। एक हफ्ते में तीसरा दिल्ली दौरा करेंगे सीएम। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज तोशाम अनाज मंडी का दौरा कर अधिकारियों कर्मचारियों को फसल खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोताही न बरतने के आदेश दिए। अधिकारियों कर्मचारियों को स्पष्ट कहा कि मंडी में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बारदाना और उठान के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो अधिकारी तुरंत उनसे संपर्क करें। उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया तो सरकारी आदेश पर शुरू कर दी गई, लेकिन अभी तक फसल मंडियों में कम पहुंची है क्योंकि प्रदेश में कटाई देरी से शुरू होती है। उन्होंने मार्केट फीस के संबंध में कहा कि वो सोमवार को बैठक कर इस संबंध में फैसला लेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया कि हरियाणा पहला प्रदेश होगा जहां सरकार हर किसान के खाते में सीधा उसकी फसल का पैसा देगी। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की सरसों और गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार सिर्फ खेती करने वालों को ही किसान मानेगी। साथ ही कहा कि बटाई या ठेकेदारी पर खेती करने वाले पर जल्द कानून बनाने जा रही है। सरकार के रिकॉर्ड में अब खेती करने वाला ही किसान कहलाएगा और प्राकृतिक आपदा के समय मुआवजे का हकदार होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि जल्द ही इसे अमलीजामा पहनाकर कानून का रूप दे दिया जाएगा। इस कानून से जमीन मालिक और काश्तकार के बीच होने वाले विवाद खत्म हो जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विपुल गोयल असम के दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने असम की बरखेतरी सीट के लिए भी प्रचार किया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला शुक्रवार को बाटला के द्वारका गांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर अजय चौटाला ने संगठन को लेकर कहा कि जिला स्तर पर संगठन का गठन कर लिया गया, हल्का स्तर पर संगठन को इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा और कहा कि वो गांव स्तर और शहर के वार्ड स्तर पर संगठन को लेकर जाएंगे। बाटला हल्के के विकास कार्यों पर उन्होंने कहा कि हमने जितनी घोषणाएं की हम उन्हें धीरे धीरे पूरा करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला किया। सैलजा ने पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ मारपीट पर बोलते हुए कहा कि शुक्र माने कि बीजेपी ने इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहराया। कहा कि बीजेपी नेता किसानों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब किसान विरोध करते हैं तो कांग्रेस का नाम लेते हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों पर जबरन थोपने का आरोप लगाया। हिसार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहां तो मीडिया हो या फिर आम जनता, सबकी आवाज बंद करने का काम किया जा रहा है। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रामकुमार गौतम को फेफड़ों में इंफेक्शन की शिकायत थी। प्रदेश भर में गेहूं की खरीद का दूसरा दिन है। मैसेज के हिसाब से खरीद का सिस्टम बनाया गया था, लेकिन तालमेल में काफी कमी देखने को मिली।
ज्यादातर जगहों पर किसानों को मैसेज दिए जाने के बावजूद किसान गेहूं लेकर नहीं पहुंचे, तो कुछ जगह पर बिना मैसेज के ही गेहूं लेकर पहुंच गए। करनाल में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि उनकी फसल पक चुकी है, खेत में आग लगने का डर है, बारिश से नुकसान हो सकता है। अगर सरकार सही समय पर खरीद नहीं करेगी तो किसानों की फसल खराब हो जाएगी। अंबाला की अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए तैयारियां पूरी कर दी गई थी, लेकिन खरीद के दूसरे दिन भी दोपहर तक अंबाला छावनी अनाज मंडी में गेहूं का एक दाना भी नहीं पहुंचा। वहीं मंडी आढ़ती का कहना है कि सरकार और प्रशासन ने तैयारियों का दावा तो किया था, लेकिन अभी तक बारदाना तक नहीं दिया गया। किसान भी नहीं आ रहे, एक किसान पहुंचा भी तो उसे मैसेज नहीं आया था। इस पर अंबाला की मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना है कि खरीद शुरू नहीं हुई, किसान अभी फसलों को लेकर नहीं पहुंचे। एक किसान मंडी में आया भी है तो उसके पास मैसेज नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 128वें दिन भी जारी रहा, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। अब किसान गर्मी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसान ट्रॉलियों में ही गर्मी की व्यवस्था कर पहुंच रहे हैं। ट्रॉलियों में ही किसान 5 स्टार की तरह कमरा बनाकर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। वहीं एक ट्रॉली पर 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो रहा है। वहीं अभी तक सिंघू बॉर्डर पर करीब 20 ट्रॉलियां पहुंच चुकी हैं। पंजाब के किसान ही नहीं, हरियाणा के किसान भी तैयार करवाकर पहुंच रहे हैं। इधर सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 2 दिन के वॉलीबॉल किसान प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई। अमेरिकन सिख संगत की तरफ से वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। आंदोलन में शामिल किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता करवाई जा रही है। टूर्नामेंट पहले नंबर पर आने वाली टीम को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 70,000 और तीसरे और चौथे नंबर की टीम को 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। टूर्नामेंट में हरियाणा के साथ ही पंजाब, यूपी और राजस्थान की कुल 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। गुरुग्राम में 3 दिवसीय जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त यश गर्ग ने 3 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में करीब 500 से ज्यादा मैच खेले जाएंगे। जिला उपायुक्त ने प्रतियोगिता की शुरुआत करने के बाद आयोजकों के साथ बैठक कर गुरुग्राम में ऐसे ग्राउंड बनाने पर चर्चा की जिससे खिलाड़ियों को फायदा हो सके। जिला उपायुक्त ने बताया कि गुरुग्राम के जिन खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेलने के लिए प्राइवेट ग्राउंड या बाहर जाना पड़ता है, उन्हें सरकारी ग्राउंड बनने से निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटों में 1609 नए मामले सामने आए, जिनमें गुरुग्राम में 381 तो करनाल में 214 नए केस मिले। अंबाला में 212, जींद में 30 नए मामले सामने आए। बात करें पंचकुला की तो यहां 59 नए मामले मिले हैं। वहीं यमुनानगर में 83 नए केस मिले। प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 9 लोगों ने दम तोड़ा। वहीं अब तक 3,164 मरीजों की मौत हो चुकी है और हरियाणा में कुल 2,92,409 केस अब तक सामने आ चुके हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। अंबाला के नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। सिरसा जिले के स्कूलों में कोरोना संक्रमण का फैलाव जारी है। स्कूल के 4 बच्चे और एक अध्यापक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में संक्रमण का फैलाव जारी है। कोविड-19 नियमों की पालना करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। स्कूलों में हिदायतों की पालना करने, मास्क पहनने, सैनिटाइज करने की हिदायत दी जा रही है।
देश की सेवा में अपनी जान देने वाले यमुनानगर के शहीद जयमल खान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। गांव कल्याणपुर के 40 वर्षीय सीआरपीएफ जयमल खान कोकराझार में तैनात थे और ड्यूटी के दौरान गोली लगने से वो शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि शहीद जयमल खान ने छुट्टी के बाद 24 मार्च को ही ड्यूटी ज्वाइन की थी। जयमल खान की तैनाती कोकराझार के नक्सल प्रभावित इलाके में थी। शहीद जयमल के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए हजारों लोग उनके पैतृक गांव पहुंचे। शहीद के अंतिम सफर के दौरान युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर शहीद को नम आंखों से विदाई दी। बताया जा रहा है कि शहीद जयमल 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं, जिन्होंने देश की सेवा के लिए साल 2004 में सीआरपीएफ ज्वाइन किया था। पानीपत के सेक्टर 13 में 17 में रहने वाले डॉक्टर सुदेश खुराना गुरुवार शाम से लापता हैं। उनकी साइकिल पानीपत टोल प्लाजा के पास एक ढाबे के पास से बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर खुराना रोज शाम को साइकिलिंग के लिए निकलते थे। गुरुवार को भी वो 6:30 बजे घर से साइकिलिंग के लिए निकले, लेकिन देर रात तक वापस घर नहीं लौटे। परिजनों ने उनके फोन पर कॉल की तो फोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। तलाश करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो रात करीब 11:30 बजे परिवार ने उनके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने डॉक्टर की साइकिल तो बरामद कर ली, लेकिन डॉक्टर का अभी तक पता नहीं चला है, जिसके बाद परिजनों के साथ पानीपत के दूसरे डॉक्टर एसपी शशांक कुमार सावंत से मिलने पहुंचे और जल्द डॉक्टर को ढूंढने की मांग की है। भवानीखेड़ा में ठेके पर लगे पूर्व सफाई कर्मचारियों ने हरियाणा जागृति मोर्चा के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया। नाराजगी इस कदर कि उन्होंने तहसील परिसर में अपनी मांगों को पूरी करने को लेकर नारेबाजी की। लोग बकाया वेतन और नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर आए नए नियम के विरोध में आज बरनाला रोड स्थित बिजली घर में किसानों ने धरना और प्रदर्शन करते हुए सरकार और निगम के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नियमानुसार अप्रैल महीने में नए नियम के तहत सिक्योरिटी अमाउंट जोड़कर बिल भेजे जा रहे हैं। नए नियम के अनुसार पिछले 12 महीनों के बिल को आधार बनाकर 12 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस आधार पर 1 महीने का बिल और उसका 2 गुना सिक्योरिटी राशि जोड़कर बिल भेजा जा रहा है। ये सिक्योरिटी उपभोक्ता को एक बार ही जमा करवानी है और इस नियम के विरोध में किसानों ने आज बिजली घर में धरना लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों की मांग है कि नए नियम को वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अनिश्चितकाल के लिए धरना देंगे और बिल भी नहीं भरेंगे। साथ ही उनकी मांग है कि बिल प्रत्येक महीने दिए जाएं। 2 महीने का बिल आने पर प्रति यूनिट राशि बढ़ जाती है, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान झेलना पड़ता है। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नागरिक अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि नया ठेकेदार नए कर्मचारियों को भर्ती करेगा, जिससे उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो जाएगा। बताया जाता है कि 1 अप्रैल से ठेका आधार पर नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी भर्ती करने का नया टेंडर शुरू हो गया है। इस दौरान नए ठेकेदार को टेंडर की कमान सौंपी गई, जिससे पुराने ठेके के आधार पर लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों में नए ठेकेदार के प्रति रोष है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांग करते हुए कहा कि पुराने कर्मचारियों को ना हटाया जाए और उनकी हाजिरी 1 अप्रैल से नए टेंडर अनुसार लगाई जाए। उन्होंने बताया कि लगभग 311 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में काम किया। बहादुरगढ़ में प्राइवेट बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। दरअसल सरकार ने 5 साल पहले एक निजी कंपनी को शहर में बिजली मेंटेनेंस का ठेका दिया था, जो अब खत्म हो चुका है। 1 अप्रैल से नई कंपनी ने काम संभाल लिया, लेकिन पुरानी कंपनी के कर्मचारियों के साथ नई कंपनी का तनख्वाह को लेकर विवाद हो गया।
मेंटेनेंस कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि नई कंपनी पुरानी कंपनी से भी कम तनख्वाह दे रही है, जबकि उन्हें डीसी रेट पर सैलरी मिलनी चाहिए। कंपनी के साथ विवाद के बाद 90 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। लोहारू के ओबरा गांव की 25 वर्षीय शिक्षिका के लापता मामले में नया खुलासा हुआ। गुरुवार को पुलिस ने युवती को रेवाड़ी जिले से बरामद कर लोहारू कोर्ट में सीआरपीसी 164 के तहत बयान करवाए हैं। मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी अरविंद दहिया ने बताया कि लापता युवती को रेवाड़ी जिले के दारूहेड़ा से बरामद किया गया। जांच में पाया गया कि युवती का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी मर्जी से जयपुर गई थी और उसके बाद वो दिल्ली की बस में सवार होकर दारूहेड़ा पहुंची थी। बहरहाल पुलिस ने अदालती कार्रवाई के बाद युवती को परिजनों के हवाले कर दिया है। 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ में किसानों के पास अभी तक पंजीकरण के एसएमएस नहीं पहुंचे और जब तक एसएमएस नहीं पहुंचेंगे आढ़ती किसानों की फसल नहीं खरीदेंगे। साथ ही इस पर प्रशासन का रुख भी सख्त नजर आ रहा है, जहां प्रशासन ने कहा कि बिना मैसेज के गेट पास नहीं मिलेगा। ऐसे में किसान अपनी फसल को लेकर कहां जाएगा। बहादुरगढ़ का सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका है। शहर का राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल बन गया है। सीबीएसई से मान्यता मिलने के बाद अब स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी। स्कूल में स्मार्ट क्लास भी तैयार करवा दी गई है। स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर के साथ टैब पर भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होगी। फिलहाल स्कूल में छठी से लेकर 12वीं तक 1036 बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल प्रबंधन इस संख्या को 2000 तक बढ़ाने पर काम कर रहा है। बल्लभगढ़ में पार्षद कपिल डागर की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। पार्षद ने होटल कर्मचारी के साथ मारपीट की। होटल को बंद करवाने की धमकी देने का भी पार्षद पर आरोप लगा है। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। नारनौल पंचायत भवन से डिपो होल्डर का नाम हटाया गया। पंचायत भवन पर डिपो होल्डर के जमाया था अवैध कब्जा। खबर दिखाए जाने पर प्रशासन जागा है। सूरजकुंड दिल्ली की सीमा पर स्थित खोरी गांव में निगम और पर्यटन विभाग की भूमि पर कब्जा कर बनाई गई अवैध बस्ती पर शुक्रवार को निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई की। छिटपुट विरोध के बीच जमीन से कब्जा हटाया गया। निगम अधिकारियों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई के दौरान छोटे बड़े मकानों को ध्वस्त किया गया। यहां पर करीब 100 एकड़ जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से मकान बनाए हुए थे। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान पुलिस के करीब 10 एसीपी, नगर निगम के 3 ज्वाइंट कमिश्नर और लगभग 2000 पुलिसकर्मी मौजूद थे। सोहना में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया। दरअसल एक युवक कोचिंग सेंटर से अपने भाई को लेने आया था, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उस समय हमला कर दिया। बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला करते हुए फॉर्च्यूनर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और 10,000 रुपए की नकदी को छीनकर फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ितों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। वहीं पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पानीपत के धूपनगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े ठेकेदार को गोली मार दी। गोली लगने से ठेकेदार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। इधर करनाल कलंदरी गेट में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जहां इनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि होली वाले दिन कलंदरी गेट में आरोपियों ने घर में घुसकर सरोज कुमार और उसके भाई गोविंद पर लाठी और कंडासी से हमला किया था। इस हमले में घायल सरोज कुमार की कल्पना मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
सरोज के भाई गोविंद का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी 3 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। नारनौल में पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश अनिल उर्फ खागड़ को गिरफ्तार किया। एसआई महेश यादव की टीम ने गहली बॉर्डर के पास से बदमाश को गिरफ्तार किया। कैथल पुलिस को अक्सर शिकायतें मिल रही थीं कि बलराज नगर में एक घर के अंदर वेश्यावृत्ति का अड्डा चल रहा है और कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पहले भी थाने में दी। इस बार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बलराज नगर के घर में छापेमारी की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और रैकेट के सरगनाओं का पता लगाने में जुट गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस वजह से प्रियंका ने अपनी असम यात्रा रद्द कर दी। इस दौरान एक वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका ने कहा कि हाल में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने के चलते अपना असम दौरा रद्द करना पड़ रहा है। मेरी कल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मगर डॉक्टरों की सलाह पर मैं अगले कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहूंगी। इस असुविधा के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 56 पैसे जबकि डीजल का दाम 80 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार से उद्योग जगत तेजी से पटरी पर लौट रहा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च में जीएसटी वसूली रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ रुपए रही है। इसमें लगातार बढ़ते आयात का सबसे बड़ा योगदान रहा। एसबीआई के योनो ऐप की सेवा बृहस्पतिवार को बंद हो गई। इससे ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 4 घंटे तक योनो ऐप की सेवा बंद रहेगी, लेकिन मेंटेनेंस का समय शुरू होने से पहले ही इसकी सेवा ठप हो गई। आर्थिक सुधार और नीतिगत दखल के कारण 2021-22 के दौरान बैंकों की कर्ज देने की क्षमता दोगुनी होकर करीब 10% पहुंच जाएगी। साथ ही चालू वित्त वर्ष के आखिर तक एनपीए बढ़कर 10.5 से 11% के स्तर पर पहुंच जाएगा। आवास ऋण देने वाली एचडीएफसी लिमिटेड ने विभिन्न अवधि के मियादी जमाओं पर ब्याज दर 0.25% तक बढ़ा दी है। एचडीएफसी ने यह कदम ऐसे समय उठाया जब बैंक मियादी जमाओं पर ब्याज दरें कम कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नस्ली घृणा से प्रेरित अपराध और आवर्जन समेत इस मुद्दों पर धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा कि धार्मिक नेता मुश्किल समय में शक्ति, सहयोग और परामर्श का स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बोर्ड ने फैसला किया कि विवादास्पद अंपायर्स कॉल अंपायरों के फैसले की समीक्षा प्रणाली का हिस्सा बनी रहेगी, लेकिन मौजूदा डीआरएस नियमों में कुछ बदलाव लागू किए जाएंगे। भारतीय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत ने आज भारत को एक ही दिन में विश्व कप दिलाया था और 2 अप्रैल 2011 को वानखेड़े स्टेडियम में जश्न से सारा भारतवर्ष उत्साहित था। आपको बता दें कि 28 साल बाद भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। आईपीएल शुरू होने में अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है और इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार खिलाड़ी नीतीश राणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि ये बल्लेबाज मुंबई के टीम होटल में क्वारंटीन है और डॉक्टर्स उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देश भर में कोरोना फैल रहा है और बॉलीवुड के कई सितारे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी बीच आलिया भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महानायक अमिताभ बच्चन ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी फैंस के बीच शेयर की। अमिताभ ने कहा कि उनके परिवार ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को इस बात का ऐलान किया।
सुपरस्टार रजनीकांत ने प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने की घोषणा पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं ये पुरस्कार मेरे दोस्त और बस ड्राइवर राज बहादुर को समर्पित करता हूं, जिनकी वजह से मैं रजनीकांत बना।